अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम क्या करेंगे कि उसके आगे का टॉपिक अभी शुरू करते हैं और अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, यूरोप में साइंसी नुक्ते नजर का इर्तिका और तारीख नवीसी। इससे पहले मैंने आपसे कहा कि यूरोप में जो तब्दीलियां आई, जो साइंसी इनकलाब आया, या उसको ये कहेंगे कि लोगों ने साइंसी रुझान अपने अंदर पैदा किया, तो उसकी कई सारी वजूहत रही। इसको डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी भी कहेंगे। इंग्लिश की टर्म्स भी आपने याद रखना है। हमारी बात चल रही है कि यूरोप में किस तरह से जो है साइंसी नुक्ता नजर का इर्तिका हुआ, तो उसको हम समझेंगे। एक टर्म मैंने इससे पहले आपको समझाया था, वो है निशातुस्सानिया। वो क्या है? निशातुस्सानिया, रिनेसेंस जिसको कहते हैं। ये रिनेसेंस जो आया 14वीं सदी में, ये बढ़ता बढ़ता जो है 18वीं सदी तक काफी आगे बढ़ गया। और उस जमाने में लोगों ने साइंस पर तवज्जो दी, नई नई इख्तिरात, इजादात पर तवज्जो दी। लोगों ने जो वहां पर मजहब की एक कैद सी बन गई थी यूरोप में। इस तरह से हो गया था जैसे बादशाह एक तरफ था और दूसरी तरफ जो है मजहब था, और मजहब ने लोगों को जकड़ कर रखा था। कई सारी बंदिशें लोगों पर लगा रखी थी, ऐसी जो अकल में नहीं आती थी या जिसकी कोई खास वजह नहीं समझ में आती थी। बस यही एक किस्म का जो है दबदबा बनाया हुआ था, एक तरह से जुल्म किया जा रहा। तो लोगों ने फिर गैलीलियो थे, कॉपरनिक्स, न्यूटन जैसे लोग पैदा हुए। इन्होंने काफी साइंसी कारनामे अंजाम दिए, लोगों के जहनों से निकाला, अकल के इस्तेमाल की तरफ लोगों को उभारा, अपनी फिक्र को पेश करने की आजादी की तरफ तवज्जो दी। इस तरह से काम शुरू हुआ और ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 18वीं सदी में जो है काफी 18वीं सदी में काफी तेज हो गया। यहाँ देखिए जर्मनी से मुतालिक जो बात बयान की गई कि 18वीं सदी से कबल यूरोप की यूनिवर्सिटी में हर जगह खुदा से मुतालिक मुबाहिसे और फलसफे जैसे मज़ामीन ही को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। जो बात मैं बता रहा हूँ कि मजहब को ही ज्यादा वहां पर फोकस किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे 14वीं सदी से लेकर, या 14वीं सदी से भी पहले 13वीं सदी से जो काम शुरू होता है, माहौल बदला, लोगों के ख्यालात बदलने लगे। इवन यहाँ तक हुआ कि जिसने अपनी अकल का इस्तेमाल करने के लिए कहा, गैलीलियो जैसे शख्स को जो है काफी सजाएं दी गई। उससे पहले भी कई लोगों को सजाएं दी गई जिन्होंने साइंसी दुनिया में उथल पुथल मचाई। ऐसे लोगों को जो मजहबियत पसंद लोगों ने जो है सजाएं दी, उस वक्त की पापायत ने उन्हें सजाएं दी। 1737 में जर्मनी में कॉटिंगन नामी यूनिवर्सिटी कायम की और उस यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा मजमून तारीख को आजादाना दर्जा दिया। तारीख एक आजाद मजमून की हैसियत से पढ़ाया जाने लगा। ये बात आपने याद रखना है। किस यूनिवर्सिटी में? कॉटिंगन यूनिवर्सिटी में। इसके बाद जर्मनी की दीगर यूनिवर्सिटी भी तारीख के मुतालिक का मरकज बन गई। फिर धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटियों में हिस्ट्री को पढ़ाया जाने लगा, तारीख को पढ़ाया जाने लगा, दीगर मज़ामीन को पढ़ाया जाने लगा। साइंस एक मजमून के तौर पर उभरा। ऐसे कई उलूम जो है बढ़ते चले गए और तरक्की काफी तेज हो गई। उलूम भी कई सारे उलूम वजूद में आए। जब कोई भी जमाना तरक्की करता है या तब्दीलियां आती है तो वो यूं ही नहीं आ जाती, बल्कि उसके पीछे कई बड़ी शख्सियात होती है, कई अहम लोग होते हैं जो इस बारे में अपनी जिंदगियां लगाते हैं, अपनी जिंदगियों को पूरा जो है इसमें लगा देते हैं, अपने फुल एफर्ट्स लगाते हैं, अपना डेडिकेशन देते हैं। तो ऐसे ही कुछ अहम मुफक्किरीन थे, स्कॉलर्स थे, नोटेबल स्कॉलर्स, जिन्होंने इस राह में अपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए, जिसकी बिना पर कई उलूम में तरक्की हुई है। अभी हम हिस्ट्री से मुतालिक कुछ मुफक्किरीन स्कॉलर्स के बारे में समझेंगे यहाँ पर जो किताब में दी गई। इसके अलावा मैं ऐसा मत समझिए कि यहाँ जो 5-6 स्कॉलर के बारे में दिया गया था यही अहम स्कॉलर थे और इसके अलावा कोई अहम स्कॉलर नहीं थे। ऐसे सैकड़ों स्कॉलर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्ट्री में। तो बस ये है कि उनमें से कुछ एक के नाम यहाँ पर दे दिए गए, तो हमें इन्हीं के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पहला नाम जो है अहम मुफक्किरीन में किसका है? रीने डिकॉर्ड का। रीने डिकॉर्ड जो है 31 मार्च 1596 ईस्वी को पैदा हुआ। 31 मार्च 1596 ईस्वी को फ्रांस में पैदा हुआ और उसकी डेट कब है? 1650 ईस्वी में। इससे मुतालिक जो खास बात आपको याद रखना है कि उसने जो किताब लिखी डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो उसमें एक साइंसी उसूल उसने पेश किया।
रीने डिकॉर्ड के बारे में एक चीज मशहूर थी कि वो शक बहुत करता था। अब आप बोलेंगे किस तरह का शक करता था, तो उसको किसी भी बात में वजह पर जाने की, वो उसकी वजह मालूम करने की कोशिश कर शक करता था कि ये सही है ये गलत है, उसके ऊपर फिर उसकी तहकीक आगे बढ़ाता था। तो उसने उस किताब में जो है डिस्कोर्स ऑन द मेथड नामी किताब में क्या उसूल पेश किया। किताब का एक उसूल साइंसी तहकीक के नजरिए से काफी अहम है। तो कौन सा उसूल है? जब तक बिला शक व शुबा किसी वाक़े की सच्चाई काबिल एतमाद नहीं होती, उसे हरगिज कबूल नहीं करना चाहिए। यानी आपको जब तक ये यकीन न हो जाए कि वाक़या जो पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, यानी आप उसकी तहकीक करते करते इस नतीजे पर न पहुंच जाए कि हाँ ये वाक़या सही है, तब तक जो है आपने उसको कबूल नहीं करना चाहिए। ये उसूल उसने पेश किया। इस उसूल को तारीख में अप्लाई किया गया, इस उसूल को जो है तारीख में अप्लाई किया गया है, जिसकी बिना पर काफी चीजें जो है हमारे सामने आती है। दूसरा जो मुफक्किर है, स्कॉलर है, वो है वॉल्टियर। वॉल्टियर का असल नाम जो है फ्रांकोइस मेरी ऑराइट है। फ्रांकोइस मेरी ऑराइट। उर्दू की किताब में थोड़ा सा उसको मेरे ख्याल से सही अंदाज में नहीं लिखा गया है। उर्दू आपकी जो किताब है तो उसमें उसको सही अंदाज में उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो मैंने इसलिए उसको मराठी में यहाँ दर्ज कर दिया हो कि आपको पढ़ने में समझ में आ जाए। फ्रांकोइस मेरी ऑराइट ये नाम है। ये कब पैदा हुआ? तो 1694 ईस्वी में पैदा हुआ, 94 में, और उसकी डेथ 1778 में। इसकी जो लाइफ है बड़ी इंटरेस्टिंग। वॉल्टेयर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है इसकी। ये जिस तरह से दिखाई दे रहा है दुबला पतला, ये हकीकत में बहुत दुबला पतला है। इसने ये जब पैदा हुआ तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी हालत में था कि ये जब उसको झूले में डाला गया, पालने में डाला गया, तो वह आसानी से दिखाई नहीं देता था। इतना मतलब कमजोर किस्म का था। डॉक्टर ने कहा था कि ये 8 घंटे भी नहीं बच पाएगा, लेकिन उसने जो है काफी बरस उसने अपनी जिंदगी जिया। तो ये जब ये बड़ा हुआ तो इसने कई अहम काम अंजाम। उसका एक कहना था, फ्रांस में ये पैदा हुआ, उसका ये कहना था कि तारीख जो है ये बहुत स्टडियस था, इसने बहुत स्टडी की। इसका ये कहना था कि जो तारीख है वो सिर्फ समाज के आला तबके के बारे में नहीं होना चाहिए। क्या होता था पहले तारीख में, क्या बयान किया जाता था? बादशाहों का जिक्र, जंगों का जिक्र, ऐसी ही चीजें आती थी। बादशाहों से मुताल्लिकीन का जिक्र, बादशाह के करीब जो लोग होते थे या उनसे जुड़े हुए थे उनके बारे में आता था। तो इसने कहा कि तारीख जो है इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करना चाहिए, यानी उसकी समाजी माशी जिंदगी का, उसकी सियासी जिंदगी का, सब उसके हर पहलू का जो है तारीख में अहाता किया जाना चाहिए। बहुत अहम पहलू इसने बयान किया। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसने तारीख को एक नई धारा दी, नई शक्ल दी। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ऐसे कहा जाता है जदीद तारीख नवीसी का बानी। क्या कहा जाता है? जदीद तारीख नवीसी का बानी इसे कहा जाता है। ये जो है बोलने में बहुत तेजो तर्रार था। वॉल्टेयर जो है बोलने में, बात करने में काफी तेजो तर्रार था। उसका ख्याल था कि इंसान को आजादी राय की होना चाहिए, तो वो कहीं भी कोई बात बोलने में बिल्कुल भी डरता नहीं था। इस वजह से वो जेल भी गया, 1 साल के लिए जेल में डाला गया। फिर एक मर्तबा उसने बादशाह के किसी करीबी आदमी को जो है तंज भरा जवाब दिया, तो उसकी वजह से उसको जो है जिलावतन भी कर दिया गया। उसको जिलावतन किया गया 3 साल के लिए। तकरीबन 1726 में उसको जो है जिलावतन किया गया, तो वो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जब वो गया तो उसने वहां पर इंग्लिश सीखा और वहां के कल्चर को देखा, वहां की चीजों ने उसको काफी मुतासिर किया। वहां उसने न्यूटन वगैरह और कुछ लोग थे गालिबन, उनकी तहरीक से, न्यूटन नहीं था कोई और था, उसकी तहरीक से वो मुतासिर हुआ और काफी चीजें उसने सीखी वहां पर। जब वो 1729 में वापस आया तो उसने फिर अपने जो है तहरीक शुरू कर दी। काफी तहरीरें लिखी आजाद ख्याली पर और रोशन ख्याली पर, जिसकी वजह से वो जो है एक रोशन ख्याल मुसन्निफ कहलाने लगा। मौर्रिख भी वो था, उसने तारीख पर भी किताबें लिखी और फलसफे भी था। आजादी राय जो मैंने आजादी इजहार की जो बात मैंने कहा कि उसको बोलना पसंद था, कि वो मतलब ये नहीं पसंद करता था कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसको दबा दिया जाए। इवन ये कि इसने उन लोगों के बारे में भी उन लोगों की तरफ से भी लड़ा जिससे उसको इख्तिलाफ था।
लेकिन उन पर जुल्म हो रहा था इसलिए उनकी तरफ से लड़ा। तो ये जो है बहुत ही मतलब आज़ादी इज़हार राय का कायल था। मजहब समेत शहरी आज़ादियों के लिए अपनी अकल और वकालत के लिए मशहूर था। वो अपनी अकल से काम लेता और उसके लिए कोशिशें भी करता। तीसरे एक मुफक्किर है जो कौन है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। इसको हीगल से ही पहचानते हैं और ये काफी बड़ा स्कॉलर है। आप जो है इसको अगर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं जिनके असरात जो है दुनिया के कई लोगों पर या कई नजरियात पर दिखाई देते। यहाँ देखिए 1770 में पैदा हुआ और 1831 में इनकी डेथ हो गई। ये जर्मनी में पैदा हुआ, जर्मन फलसफी कहलाता है, जर्मनी में पैदा हुआ। इसने एक अहम बात पेश की, उसने कहा कि तारीख को जो है मंतकी तरीके से पेश किया जाना चाहिए, लॉजिकल बेस्ड, ऐसे अंदाज में पेश किया जाना चाहिए कि जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ ये बात सही कही जा रही है, मतलब वो लॉजिक में फिट बैठनी चाहिए, बगैर रीजन के या बगैर उसके जो है सबूतों के उसको नहीं पेश किया जाना चाहिए। उसने अहम बात और क्या किया, उसने दावा किया कि मौर्रिख को वक्तन फवक्तन हासिल होने वाले सबूतों के एतबार से तारीख की पेशकश का बदलते रहना फिक्री अमर। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हड़प्पा के बारे में पहले जो कुछ बातें कही जाती थी, अभी उसमें उसके नैरेटिव में काफी चेंज आया, वो बातों में तब्दीली आई। क्यों तब्दीली आई है? तो जैसे जैसे तहकीकात होती जाती है तो उसमें उसकी पेशकश में उसको प्रेजेंट करने के तरीके में तब्दीली आ जाती है। मौर्रिख फिर अभी के मौर्रिखीन जो लिखेंगे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में और वो पूरी तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो अब की तहकीकात पिछली वाली तहकीकात से अलग होगी, कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसका कहना था कि वो जैसे जैसे नए सबूत मिलते जाएंगे तहकीक के नतीजे में, तो उसके वो जो तब्दीली आएगी तारीख की पेशकश में, जो तब्दीली आएगी एक फितरी बात है, वो बदलते रहेगी। ये बात उसने बयान की। ये अभी कौन था? ये हीगल की एक बहुत अहम किताब है रीजन इन हिस्ट्री। उसकी एक खास बात है इस किताब में, इस किताब को आपने देखना है कि इसमें क्या लिखा है, पढ़ने की अगर आप पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ना है। और इसके अलावा में भी एक और अहम किताब में उसके काफी मज़ामीन छाए हुए हैं। वो कौन सी किताब है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लासिकल साइंसेस। इसमें उसके कई अहम लेक्चर्स और मज़ामीन छाए हुए हैं और ये उसकी अहम तसनीफ है जिसकी बिना पर वो काफी मशहूर हुआ, वो रीजन इन हिस्ट्री। हर चीज में वजह की तलाश, एक वजह क्या वजह है इसके पीछे, तो हर चीज में जो है उसके ऊपर कोशिश किया, काफी अहम चीजें उसने इसमें बयान की। आप इसकी समरी भी तलाश कर सकते हैं। यहाँ उसका एक जो है एक अहम उसूल पेश किया गया उसने दो मुखालिफ चीजों के बारे में जो बात बयान की कि एक चीज अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। देखो मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। हीगल के मुताबिक किसी वाक्य का मतलब अर्ज करने के लिए उसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ शब्दों में की जाती है। कैसे? इसके बगैर इंसानी दिमाग को इस वाक्य का इदराक नहीं होता। मसलन झूठ सच, झूठ अच्छा बुरा, इस तरीके को जदलियत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जदलियत। डायलेक्टिक मेथड, इसे कहते हैं डायलेक्टिक मेथड। ये जो है ये हिस्ट्री का एक तरीका है, हिस्ट्री का एक तरीका है डायलेक्टिक मेथड, जदलियत का, जो हीगल के जरिए से है। तो उसमें दो मुखालिफ तौर पर उसको देखा जाता है कि ये चीज अच्छी है और क्या इसमें बुरी है। इस तरह से इस तरीके में पहले एक उसूल पेश किया जाता है, उसके बाद उस उसूल को किता करने वाला मुखालिफ उसूल बयान किया जाता है। यानी उसूल बयान भी किया जाता है, फिर उसको काटने वाला या उसको अपोज करने वाला फिर एक उसूल बयान किया जाता है। इन दोनों के मंतकी बर्ताव के बाद और फिर जब इन दोनों तरीकों से उसको गौर कर लिया जाता है तो उसके बाद खुलासे पर जो बात आती है उसको समझा जाता है ना। मंतकी उन दोनों के खुलासे पर मुश्तमिल उसूल की इर्तिबाती पेशकश की जाती है, यानी जो कुछ हासिल हुआ उससे फिर उसको जो है पेशकश के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हीगल ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको रखा है, इसकी किताब में भी ये बात मिलती है। इसके बाद जो है लियोपोल्ड वॉन रॉन्क की भी एक मशहूर जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी में का ये फलसफी है। ये 1795 ईस्वी में पैदा हुआ और 1886 में इसकी डेथ हुई। 1886 में इसकी डेथ हो गई। बर्लिन यूनिवर्सिटी में इसने अपनी काफी खिदमत अंजाम दी। इसके तरीके में जो इसने जो कुछ पेश किया उसमें जो सबसे खास बात है मैं उसी को यहाँ नोट किया हूँ। तारीखी तहकीक के तशखीसी तरीके के बारे में बता सकता।
यानी जब तारीख की तहकीक की जाती है तो तशखीस करना चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक उसे ले जाना चाहिए। डायग्नोज करने का तरीका, तशखीस करने का तरीका उसने पेश किया तारीख की तहकीक के उसूलों में। उसने कहा कि ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जहां से हम तारीख के जिस भी वाक्य को पेश कर रहे हैं वो असली दस्तावेजात से मिले, वो देवमालाई कहानियों से न मिले या सुनी सुनाई कहानियों से, लोकगीत लोक कथा वगैरह से न मिले, बल्कि जो कुछ भी पेश किया जाए वो असली दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात मीन्स डॉक्यूमेंट्स, तो असली डॉक्यूमेंट्स के जरिए से उसको पेश किया जाए। उसने इस बात पर फोकस किया और इस बात को भी बयान किया कि जो कुछ तशखीसी काम अंजाम दिया जा रहा है, तहकीकी काम अंजाम दिया जा रहा है, उसमें कड़ी जांच होनी चाहिए, बहुत उसमें स्ट्रिक्टली उस काम को अंजाम देना चाहिए आलमी। और उसने एक खास और भी एक अहम बात बयान की कि आलमी तारीख को तरतीब, आलमी तारीख की तरतीब पर उसने जोर दिया। तो आलमी तारीख की तरतीब पर जैसे पहले इलाकों की तारीख लिखी जा रही, किसी बादशाह की तारीख लिखी जा रही, किसी कौम की तारीख लिखी जा रही है, किसी मुल्क की तारीख लिखी जा रही है, तो उसने इससे हटकर इसने कहा कि आलमी तौर पर तारीख को लिखा जाना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है एक खानदान, एक कबीले की तरह, एक काफिले की तरह है, तो फिर उसे जो है एक आलमी सतह पर देखा जाना चाहिए, उस तारीख को एक आलमी सतह पर तरतीब देने की जरूरत। ये किसने कहा? ल्यूपोल्ड वॉन रोंके। उसकी यहाँ 2 किताबों को मैंने पेश किया, उसकी दोनों किताबों की फोटोज भी लगा दी गई। द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये उसकी एक अहम किताब है, और दूसरी किताब उसकी है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आलमी तारीख के कुछ अहम राज उसने बयान किए हैं। ये दोनों किताबें उसकी जो है बहुत मशहूर है। आप चाहे तो इन किताबों को सरसरी ही सही या कम से कम जो है इसको देखे, किसी के पास होंगे तो कुछ वक्त उसको ले और वो पढ़ने की कोशिश करे। एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत अहम स्कॉलर कार्ल मार्क्स, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये वो इंसान है, पहले मैं उसके मुतालिक कुछ बातें बता देता हूँ। ये 1818 में पैदा हुआ, 1883 में जो है इसकी डेथ हो गई। ये वो इंसान है जिसने पूरी दुनिया पर गहरे असर डाले। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे गुजरे जिनके एक इलाके की हद तक या आधे कुछ मुल्कों की हद तक असरात पड़े हो। ये वो इंसान है जिसके पूरी दुनिया पर असरात पड़े। उन कुछ लोगों में से जिन्होंने पूरी दुनिया पर असरात डाले, कार्ल मार्क्स भी है। आपने सुना होगा मार्क्सिस्ट है ये, वो फला शख्स मार्क्सिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट है। ये असल में कार्ल मार्क्स के नजरियात को मानने वाले को मार्क्सिस्ट कहा जाता है। ये ऐसी तहरीक उठी कि जिसने दुनिया भर में उथल पुथल मचा दी, हंगामा बर्पा कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि जिसने कार्ल मार्क्स की तहरीक को एक हंगामे में बर्पा कर दिया, पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई, नजरियात में उथल पुथल हुई, करोड़ों लोग जो उसके नजरियात के हामी हो गए। तो क्या बात थी? तो उसकी बाज बातें जो है वो उसके नजरियात को पेश करते हैं। यहाँ चंद एक बातें ली गई जो तारीख से रिलेटेड है, आप उसके मुतालिक पढ़े। लेकिन एक बात याद रखे, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हमेशा जो है किसी भी चीज को लेने से पहले किसी से मुतासिर हुए बगैर सही और गलत की तमीज करना चाहिए। वरना कार्ल मार्क्स के बारे में कह दिया गया कि बहुत बड़ा स्कॉलर था तो अब उसने जो भी बोला मैं सही बोला हूँ, ये बात सही नहीं है। किसी की भी तहरीरें आप पढ़े, किसी की भी बात सुने, आपने सही और गलत के दरमियान में तमीज करना चाहिए, उसको कसौटी पर परखना चाहिए, क्या कहा जा रहा है और वो कितना सही है, इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। वरना आमतौर पर क्या होता है कि लोग बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं किसी से भी, और ये मुतासिर होना कमजोर लोगों की अलामत है। मुतासिर नहीं होना चाहिए, सही और गलत में चीजों को परखना चाहिए। तो उसकी जो बातें उसने बयान किया उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तारीख गैर मरई तस्वुरात पर नहीं बल्कि जिंदा इंसानों के तस्करे पर मबनी होनी चाहिए। उसने एक बहुत अहम बात बयान की कि तारीख को जो है जिंदा इंसानों के तस्करे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उसका ये दर्द क्यों था? आप बोलेंगे इसमें एक तरह का दर्द लग रहा है, तो ये क्यों था? तो वो जिंदगी में कई मुश्किल हालात से गुजरा, कई मुसीबतों से गुजरा, उसके औलादे भी उसके सामने वफात पा गई, और कई मरतबा जो है वो कस्म पुरसी, गरीबी के हालात, बहुत परेशानी के हालात से भी गुजरा, वो सारी चीजों। लेकिन उसने इल्म हासिल करना नहीं छोड़ा, वो बहुत पढ़ता रहा, उसने दुनिया को मुतासिर किया। यहाँ देखिए उसके ख्यालात में से कुछ बातें जो है तारीख से मुतालिक जो है वो उसको मैं पढ़ रहा हूँ।
इंसानों के आपसी ताल्लुकात उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए मैसर ज़राए पैदावार की नोयत और मिल्कियत पर मबनी थी। उसका कहना था कि इंसान जो कुछ भी आपसी ताल्लुकात रखते हैं, जो कुछ भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो इस वजह से है कि जो ज़राए वसाइल है इंसानी जिंदगी को लगने वाले, यानी इंसान को अपनी जिंदगी में जो कुछ लगता है तो वो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस वजह से इंसान भी आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं। ये बात काफी हद तक सही है। इसमें और एक अहम बात उसने कहा कि समाज के मुख्तलिफ तबकात को ये वसाइल यकसा तौर पर मैसर नहीं आते। बहुत अहम बात है कि जो जिंदगी गुजारने के वसाइल हैं, तो ये जैसे इंसान के लिए गिज़ा की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, और बहुत सारी जो जरूरियात है, तालीम की जरूरत है ना, तो ये सारी जरूरियात समाज में हर तबके को एक जैसी नहीं मिलती, हर इंसान को एक जैसी नहीं मिलती, वसाइल अक्सर तौर पर मैसर नहीं, जिसकी वजह से समाज में मुख्तलिफ तबकात पर मबनी गैर मसाइल तकसीम की वजह से तबकाती कशमकश पैदा होती है। वो तबकाती कशमकश के खिलाफ था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इस चीजों को देखा, तो उसने बयान किया कि इस तरह की चीजों से तबकाती कशमकश पैदा होती है। तो उसने अपने उसूलों में बयान किया, अपने नजरियात में बयान किया कि हमें जो है ये करना चाहिए कि हम जो है हर एक को वसाइल यकसा मिले। इस तहरीक को उसने शुरू किया। हुकूमतों की तब्दीली का काम उसने शुरू किया कि हुकूमत जो है हर एक को यकसा वसाइल मुहैया करे, ऐसा उसने मैसेज दिया। उसकी एक बहुत उसने और एक बात उसकी समझ लीजिए, फिर किताब पर आई। जिन तबकात के पास ज़राए पैदावार होते हैं वो दूसरे लोगों का जो है कमजोर लोगों का इस्तेसाल करते हैं, माशी इस्तेसाल करते हैं। ये बात सही है। जो दौलतमंद लोग हैं हमारे मुल्क में क्या है कि कुछ 20, 22, 25 लोग जो है पूरी दौलत को, तकरीबन दौलत को जमा कर बैठे हैं, अरबपति खरबपति बन चुके हैं, और वो बाकी लोगों को के पास जितना कुछ है उसको भी छीन लेने के लिए मुख्तलिफ इकदाम करते रहते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह वगैरह, और पॉलिसीज भी जिस तरह से उनका सपोर्ट करती है, ये सारी बातें। तो इसका कहना वही था कि जिन लोगों के पास में जो ज्यादा दौलत होती है या ज़राए पैदावार पर उनका कब्जा होता है, वो दूसरे लोगों पर भी जो है माशी इस्तेसाल करने की कोशिश करते हैं। इसकी बहुत मशहूर किताब है दास कैपिटल। इसकी किताब की तस्वीर मैंने लगाई यहाँ पर। दास कैपिटल जो इसकी बहुत फेमस किताब है, दुनिया भर में यह मशहूर हुई। आप इसको जो है देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। आपने ये याद रखिए कि मुख्तलिफ किताबें पढ़ने का शौक अपने अंदर पैदा करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखे। सिर्फ किताब में जो कुछ दे देगा उतना पढ़कर खामोश हो जाना, बैठ जाना, ये किसी तालिब इल्म को जेब नहीं देता है। आपने भी इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है निज़ाम एनल सिस्टम है। एनल सिस्टम क्या है इसको समझ लीजिए पहले। तो एनल निज़ाम जो है ये एक तरह का स्कूल ऑफ थॉट है जो यूरोप में डेवलप हुआ। स्कूल ऑफ थॉट होते हैं मुख्तलिफ उलूम के, तो इसमें एनल सिस्टम भी जो है एक बहुत अहम स्कूल ऑफ थॉट है। ये कैसे वजूद में आया, तो ये दो लोग थे, मार्क ब्लॉक एंड लुशियन फेबर। ये दो लोग हैं, ये मार्क ब्लॉक एंड लुशियन फेबर। ये दो स्कॉलर्स ने, मौर्रिखीन ने जो है इसको फाउंडेड द एनल स्कूल इन 1929। इन्होंने उसकी बुनियाद रखी 1929। तो उन्होंने किस बिना पर इसकी बुनियाद रखी, और फिर ये पूरा जो है कैसे जो स्कूल ऑफ थॉट में बदल गया। तो स्कूल ऑफ थॉट में कई मौर्रिखीन जब एक ही ख्याल के हामिल जो है एक के बाद दिगरे और कई बरसों तक जो उसको लेकर चलते हैं और उसके ऊपर जो है काफी वर्क करते हैं, तहकीक करते हैं, उनकी तहरीरें आती है, तहकीकात आती है, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट में बदल जाता है। तो एनल सिस्टम ऐसे ही हुआ। एनल सिस्टम में क्या हुआ, 20वीं सदी का ये एनल सिस्टम है, 1929 में जो इसको कायम किया गया। फ्रांस में ये शुरू हुआ, नया याद रखिए, फ्रांस में शुरू हुआ ये एनल निज़ाम। इस निज़ाम की वजह से तारीख नवीसी को एक समत मिल गई, एक अलग समत मिली। कौन सी समत मिली इसको समझते हैं, ठीक है। तारीख के मुतालिक को सिर्फ सियासी उथल पुथल, बादशाह अजीम रहना और उनकी सियासत। हाँ देखो यहाँ पर जो बात बयान की गई कि पहले मैं आपको पहले भी बताया कि क्या होता था कि तारीख को सिर्फ बादशाहों के लिए और सियासी रहनुमाओं के लिए और उनकी उथल पुथल जो हो रही है, तब्दीली हो रही है, जंगें हो रही है, फतेह फतवात हासिल की जा रही है, तो उसके बारे में ही तारीख को बयान किया जाता। तो इन्होंने क्या किया, उससे हटकर उन्होंने ये कहा कि इस तारीख में जो है उस दौर के मौसम, मकामी लोग, ज़राअत, तिजारत, टेक्नोलॉजी, नकलो हमल, मवासिलाती वसाइल, समाजी दर्जाबंदी और अक्सरियत का रुझान जैसे मौज़ूआत को भी मुताला किया जाना चाहिए, वो भी तारीख में आनी चाहिए। आम लोगों का तस्करा भी तारीख में होना चाहिए, मकामी हालात का भी तस्करा होना चाहिए, और में जो तहकीकात हुई है, जो इन्वेंशंस हुए उसका भी
आना चाहिए, समाज में क्या तबकात थे उनका भी इसमें आना चाहिए। तो गोया कि उन्होंने जो है होल हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री पर काम किया, यानी मुकम्मल तारीख उन्होंने इस उसूल पर काम किया, और उनका कहना था कि तारीख मुकम्मल तौर पर बयान की जानी चाहिए। इस तरह जो है ये एनल जो सिस्टम बना, इसका जो श्रेय जाता है या सेहरा जो जाता है वो किसके सर जाता है? फ्रांसीसी मौर्रिखीन हिस्टोरियंस के सर बनता है। तो ये बात आप याद रखिए, ये एनल्स निज़ाम। इसके बाद जो है हमको जो बात समझनी है वो निसाई तहरीक है, निसाई तारीख नवीसी। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है और फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, औरतों की फेवर में ये वजूद में आया। किसके जरिए से वजूद में आया? तो ये जो है फ्रांसीसी एक स्कॉलर थी, सिमोन द बोआ। ये नाम जो लिखा हुआ है थोड़ा सा जो है उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, सिमोन द बोआ, इसको क्या पढ़ते हैं? सिमोन द बोआ। तो ये फ्रांसीसी स्कॉलर थी, इसने जो है दानिश्वर थी, इसने इसकी शुरुआत की, निसाइयत का उसने बुनियादी किरदार उसने अदा किया। एक खातून थी, उसने उसको तहरीक को शुरू किया। उसकी कोशिश क्या थी? निसाई तारीख नवीसी में खातीन की शमूलियत के साथ तारीख नवीसी के शोबों में मर्दों की फोकियत पर मरकूज ज़ाविया नजर पर असरेरो गौर करने पर जोर दिया। यानी उसने जो जिस चीज पर इस फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में जोर दिया गया तो वो ये कि फिदराना निज़ाम जो है फादर को ही या मर्दों को ही जो है फोकियत हासिल होती है घरों में, तो इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ऐसा औरतों को भी इसमें एक दर्जा मिलना चाहिए। इस तहरीक में औरतों को आगे बढ़ाने और उनको हर शोबे में रिप्रेजेंटेशन देने और घरों में उनके हुकूक की बहाली और माशरे में उनके हुकूक की बहाली के लिए कोशिशें की गई। इसके नतीजे में क्या हुआ कि मुलाजिमत में औरतें आने लगी, रोजगार वगैरह में, ट्रेड यूनियन उनकी बनने लगी, ट्रेड यूनियन में भी वो शामिल होने लगे और उनके कई एक्टिव इदारे कायम हो गए। और फिर कई चीजों में जो है उस पर तहकीकात होने लगी, औरतों पर, औरतों के कामों पर। उन्हें फिर कहा जाने लगा कि वो माशरे का खाक है, जिंदगी के जो सवारी चल रही है उसका एक पहिया है, और बहुत सारी बातें बयान की जाने लगी। 1990 के बाद खातीन को एक अलहदा समाजी तबका तस्लीम करके तारीख नवीसी पर जोर दिया गया और वो तहरीक ने काफी जोर पकड़ा। हमारे यहाँ पर भी आज उसके असरात देखने को मिलते हैं। इसके बारे में मजीद बातें बताने की भी मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं, इस पर आपने भी समझना है। हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है उसकी अपने हिसाब से उसे उसकी अपनी जिम्मेदारियां रखी है। इस पर हमें गहरी स्टडी करना चाहिए, इस्लाम का पर्सपेक्टिव भी इस बारे में समझना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को जो है मातियत बनाकर उस पर जुल्म किया जाए या उसे कमजोर समझकर उसको तकलीफें पहुंचाई जाए, ये इसका मतलब हमें समझना चाहिए। आखिरी स्कॉलर है इस सबक के, वो है माइकल फूको। माइकल फूको जो है 1926 में पैदा हुआ और 1984 में इनकी डेथ हो गई। ये भी फ्रांसीसी स्कॉलर है। इन्होंने जो किताब लिखी वो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये उनकी किताब है, किताब की फोटो मैंने यहाँ पर लगाया हूँ, आप देखिए। ये तारीख को जमानी तरतीब से एक साथ पेश करने का तरीका गलत है। उन्होंने जो बात बयान की वो मैंने यहाँ दर्ज कर दिया। उनके बारे में ज्यादा बातें भी उसमें किताब में भी नहीं दी गई और आपने सर्च करना है, कुछ बातें और भी पढ़ना है। उन्होंने क्या कहा कि जमानी तरतीब से पेश करने की बजाय उसको अलग अलग रखना चाहिए, यानी हर वाक़ये की हर अपने जमाने में खास अहमियत है, उसके हिसाब से उसको देखना चाहिए। अगर इस तरह से कर दिया जा रहा है तो वो गलत है, ऐसा उन्होंने बयान किया। यहाँ और बातें उनसे मुताल्लिक देखो, माजी के तगय्युरात की वजाहत पर जोर दिया उन्होंने, यानी जो तब्दीलियां आई माजी में, पास्ट में जो कुछ तब्दीलियां आई तो उसको उन्होंने उसकी वाज़ेह करने की कोशिश की कि क्यों वो तब्दीली आई होगी, उसकी वजह पर जाने की कोशिश की, उसके रीजंस तलाश करने की कोशिश की। इस वजह से उसने इस तरीकों को और इस तरीके को उसने क्या नाम दिया? इल्म आसार कदीमा। क्या नाम दिया? इल्म आसार कदीमा, इल्म का आसार कदीमा नाम दिया। यहाँ उनके मुतालिक देखो अहम बातें लिखी। मौरिकों के जरिए सबका दौर में नजरअंदाज किए गए नफ्सियाती अमराज, इल्म अदविया और कैद खानों का निज़ाम जैसे मौज़ूआत पर उन्होंने तारीखी नजरिए से गौर खोज किया। यानी ये समझ लीजिए कि हर मौरिख ने अपने तौर पर तारीख में एक अलग अंदाज में इजाफे की कोशिश की। उसने बताया कि ये भी चीज उसमें आना चाहिए, वो भी चीज आना चाहिए, तो इन्होंने भी बता दिया कि उसमें नफ्सियाती अमराज भी शामिल होना चाहिए, इल्म तिब का भी जिक्र आना चाहिए, इल्म अदविया का भी जिक्र आना चाहिए। जबकि आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए, मुसलमानों ने इन चीजों पर ये कब पैदा हुए? 1926 में पैदा हुए।
मुसलमानों ने इस पर जो है 9वीं सदी 10वीं सदी में भरपूर काम कर चुके थे मुसलमान। इस पर भरपूर किताबें तहरीर हो चुकी थी, सैकड़ों और हजारों की तादाद में तहकीकात मुसलमानों की आ चुकी थी इस पर। इन चीजों पर इल्म तीब पर, इल्म अदविया, नफ्सियाती अमराज, तो आप वहां देखेंगे, और तारीख की भी कई सैकड़ों किताबें मौजूद थी। मुसलमान इस मामले में बहुत आगे थे। तो मुसलमानों की तहकीकात और इल्मी दुनिया से मुतासिर होकर यूरोप में ये चीजें गई 1000 ईस्वी के बाद, और वो 1400 ईस्वी तक जो है धीरे धीरे उन्होंने इससे सीखना शुरू किया। 1400 ईस्वी में उनके वहां एक तब्दीली का दौर शुरू हुआ जो 18वीं सदी तक जो है चलता रहा। तो ये इस तरह का पूरा सफर मुसलमानों ने इस मामले में काफी कारनामे अंजाम दिए। आप मुसलमानों की तारीख पर भी पढ़ने की कोशिश करें। जदीद तारीख नवीसी की वसअत में इस तरह इजाफा होता गया, वही बात कि उसमें फिर तारीख नवीसी में वसअत होता गया। अदब, फन तामीर, मुजस्समा साजी, तस्वीर कशी, ड्राइंग की भी तारीख आ गई, अदब की भी तारीख शामिल की गई, फन तामीर को भी पर भी तारीख होने लगी कि इमारत बनी, वो इमारत कैसे बनी, क्या उसके पीछे था फैक्टर थे। मौसीकी, तो मौसीकी की तारीख बयान की जाने लगी, रक्स की तारीख बयान की जाने लगी, ड्रामे की तारीख, हर चीज की तारीख पर बात आ गई। कई सैकड़ों टाइप्स हो गए फिर तारीख। तो यहाँ पर इस तरह से इस सबक में, इस किताब में जो हम पढ़ेंगे, तो इनमें से कई बातें जो है, कई बातों की तारीख हमको समझना है। ठीक है, यहाँ हमारा सबक खत्म हो गया। आपने इस बात को सोचना है, 2 मिनट के लिए गौर करना है कि इस सबक में, पूरे सबक में हमने क्या बातें सीखी, क्या नई बातें हमको पता चली है, क्या हम किस तरह से हमने नोट्स बनाना है, पॉइंट्स आपने देना है। जितने मैंने यहाँ पर लिखता गया हूँ ना, आपने सिर्फ उतने भी पॉइंट्स दिए तो आपकी नोट्स बहुत अच्छी बनी। मजीद इससे ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है। अगर आप करना चाहें और भी कुछ ऐड इसमें तो आप करें, लेकिन जितनी चीजें मैंने यहाँ पर लिखा हो उन्हीं चीजों को भी आप अगर अपने नोट्स में लिख ले, हर एक हेडिंग के तहत, तो आपकी बेहतरीन नोट्स बन जाएगी। ये देखिए, ये सब जो है पॉइंट्स है, नोट्स है, इस बात को आप जो है ख्याल रखें। ठीक है, नोट्स बनाना भी इसी तरह से आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।